हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। राज्य में शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया 15 दिसंबर से। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होगी। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि प्रकाश सिंह ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का पारस्परिक ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 दिसंबर के बाद से लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए शिक्षकों को 2 महीने का समय भी दिया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। झारखंड में सरकारी नौकरी जेपीएससी जेएसएससी से 1 महीने में हजारों पदों पर होंगी नियुक्तियां। झारखंड के सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को तेजी से भरने की कवायद राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। सरकार का कामकाज लगातार दूसरी बार संभालने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्राथमिकता सूची में रोजगार को रखा है, जिसके तहत पिछले दिनों अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। इसके तहत 15 जनवरी तक राज्य में करीब 40,000 भर्तियां होंगी। जिन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी उनमें सर्वाधिक पद शिक्षकों के हैं, जो जेएसएससी द्वारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही भरा जाएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे को हटाने का आग्रह किया है। इसके अलावा विवादों में रहा सीजीएल परीक्षा का भी रिजल्ट जल्द जारी होगा। जेपीएससी के द्वारा 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी जारी करने की तैयारी की गई है। इतना ही नहीं, समयबद्ध परीक्षा आयोजित करने के उद्देश्य से 2025 में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा इस महीने के अंत तक परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। सरकार का निर्देश मिलने के बाद जेपीएससी और जेएसएससी इन दिनों परीक्षा कैलेंडर तैयार करने में जुट गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड लोक सेवा आयोग में करीब 1 दर्जन परीक्षा लंबित हैं। दोनों आयोग के द्वारा जारी कुछ परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं, तो कुछ के होने हैं। ऐसे में इन परीक्षाओं को जल्द से जल्द लेकर रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सरकारी नौकरी की आस लगाकर तैयारी में जुटे छात्रों में एक नई उम्मीद जग गई है। टेंडर घोटाला में आलमगीर आलम को बड़ा झटका। कोर्ट ने खारिज की पूर्व मंत्री की डिस्चार्ज याचिका। झारखंड सरकार में मंत्री रहे आलमगीर आलम को मंगलवार को कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है। रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट ने टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री की याचिका पर सुनवाई की। इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आलमगीर आलम की डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि सोमवार को कोर्ट ने ईडी और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जानकारी हो, इस फैसले से पहले भी कोर्ट केस से जुड़े अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर चुकी है। इनमें जहांगीर आलम और संजीव लाल शामिल हैं। तय हो गया मंत्रिमंडल गठन का फॉर्मूला। 5 दिसंबर को होगा हेमंत कैबिनेट का विस्तार। ये विधायक बनने जा रहे हैं मंत्री। कयासों पर विराम लगाते हुए हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार 5 दिसंबर को होने जा रहा है। राजभवन के फूलोझानो उद्यान में दिन के 12:30 बजे हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के द्वारा दिलाई जाएगी। राजभवन में इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आगंतुकों के साथ साथ वीआईपी के बैठने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सभी 11 मंत्रियों को एक साथ शपथ दिलाई जाएगी। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के बीच फॉर्मूला तय होने का दावा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पहले की तरह इस बार भी हेमंत मंत्रिमंडल में जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और राजद कोटे से 1 मंत्री होगा। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर किसी तरह की जिच नहीं है। सब कुछ तय हो चुका है और 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा।
इसमें कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर सहित कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि मंत्रियों के नाम का खुलासा करने से परहेज करते हुए राकेश सिन्हा ने कहा कि ससमय सारी जानकारी मिल जाएगी। झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में गई युवती की जान, जांच में जुटी पुलिस। झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़कर एक बिन ब्याही गर्भवती युवती की मौत हो गई। मिली जानकारी अनुसार युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान वो गर्भवती हो गई। 3 महीने बीत जाने के बाद जब इसकी जानकारी दोनों को हुई तो युवती एक दवा दुकानदार के कहने पर झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़ गई, जहां झोला छाप डॉक्टर के द्वारा युवती का इलाज किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक युवती की हालत बहुत खराब होने पर उसे शहर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां के डॉक्टर ने भी हालत को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन सदर अस्पताल लाते समय रास्ते में युवती की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराते हुए पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इधर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी मिली है। मामले की सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई है। संभवतः गर्भपात के दौरान लापरवाही से संबंधित कोई मामला है। पोस्टमार्टम और जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। रांची शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए 31 वाहन पड़ाव की बंदोबस्ती। रांची नगर निगम के प्रशासक संदीप सिंह के निर्देश पर शहर को जाम मुक्त करने के उद्देश्य से पहल शुरू की गई है। ट्रैफिक की सुगम व्यवस्था के लिए नगर निगम पूरे शहर में 31 वाहन पड़ाव स्थल की बंदोबस्ती की गई है। नागरिकों को बेहतर सुविधा मिले इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण के लिए योजना बनाई जा रही है। मंगलवार को नगर निगम प्रशासक मेन रोड डेली मार्केट थाना स्थित निगम की जमीन का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जमीन की मापी व परियोजना से संबंधित कार्यों का निष्पादन जल्द करने का निर्देश दिया। मौके पर अपर प्रशासक संजय कुमार, बाजार शाखा तथा इन्फोर्समेंट शाखा की टीम शामिल थी। राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर सीएम गंभीर, बेहतरी को लेकर पुलिस अधिकारियों को दिया टास्क। मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के आला पुलिस अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। इस बैठक में राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति बेहतर करने के साथ साथ हर हाल में नशे की पैदावार को रोकने की टास्क दिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद सीएम हेमंत सोरेन राज्य में हर तरह की व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए। मंगलवार को सीएम ने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी सहित अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति, अपराध नियंत्रण, अवैध माइनिंग पर रोक, मादक पदार्थ पर नकेल कसने एवं साइबर क्राइम पर लगाम लगाने को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में सीएम ने राज्य में हर हाल में कानून का राज कायम करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। जिलों में अवैध खनन एक बड़ी समस्या है। आर्थिक अपराध के पीछे अवैध खनन मुख्य वजह है। इसके लिए सीएम ने विशेष टास्क फोर्स का गठन कर अवैध खनन के ऊपर ब्रेक लगाने को कहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों से हर हाल में मादक पदार्थों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। अफीम की फसल लगाने का समय हो चुका है। ऐसे में किसी भी हाल में अफीम की खेती रोकने का टास्क सीएम ने दिया है। साथ ही ड्रग्स पैडलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम की बैठक से बाहर निकलने के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि राज्य में अपराध और उग्रवाद की वारदातों पर नकेल कसने के टास्क सीएम ने दिया है। साल के अंतिम महीने को देखते हुए हर तरह के सुरक्षा इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि सीएम के हर निर्देश का पालन किया जाएगा। राज्य स्तरीय कला महोत्सव का रंगारंग आगाज। 24 जिलों के 641 प्रतिभागी कला का करेंगे प्रदर्शन। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम कला महोत्सव
कि आज से रांची के रातू स्थित झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में शुरुआत की। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए आज से 2 दिनों तक चलने वाले कला महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के अलावा पद्म मधु मंसूरी हंसमुख, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन सोरेंग, JCERT के उपनिदेशक प्रदीप चौबे, SDEO नवीन 12 विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत गिरिडीह की छात्राओं द्वारा मन की वीणा संगीत के साथ की गई। छात्राओं की मनमोहक प्रस्तुति के बाद पद्म मधु मंसूरी ने झारखंड कर कोरा गीत प्रस्तुत कर समा बांध दिया। उद्घाटन समारोह के दौरान राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन ने अपने संबोधन में प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें अपनी कलात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित कर भविष्य में उसे एक करियर विकल्प के रूप में निखारने की सलाह दी। शशि रंजन ने अपने जीवन का उदाहरण देते हुए प्रतिभागियों को देश की सबसे कठिन परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग में भी कलात्मक प्रतिभाओं के महत्व पर प्रकाश डाला। पलामू बालिका गृह में शोषण मामले में रांची विधायक CP सिंह ने CM हेमंत से की कठोर कार्रवाई की मांग। रांची विधायक CP सिंह ने CM हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखकर पलामू के बालिका गृह शोषण मामले में कार्रवाई की मांग की है। सिंह ने पत्र में कहा है, पलामू बालिका गृह में घटी घटनाओं ने झारखंड के हर नागरिक को झकझोर कर रख दिया है। यह शर्मनाक और अमानवीय कृत्य राज्य की बाल संरक्षण तंत्र पर एक गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। समाचार पत्रों के अनुसार पलामू सदर SDM अध्यक्षता में गठित समिति की जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सुप्रिंटेंडेंट ने महिला काउंसलर की मदद से बच्चियों के साथ पिछले 3 वर्षों से लगातार शारीरिक और मानसिक शोषण किया। इस पूरे मामले में CWC, बाल कल्याण समिति और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी गंभीर लापरवाही और मिलीभगत को दर्शाती है। यह केवल एक आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। मुख्यमंत्री जी पलामू की इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में बाल सुरक्षा और निगरानी तंत्र कितनी बुरी तरह से विफल है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस मामले में त्वरित और निर्णायक कार्रवाई हो, दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिले और पीड़ित बच्चियों को न्याय के साथ साथ भविष्य के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्राप्त हो। आशा है कि आप इस मामले में त्वरित और प्रभावी कदम उठाएंगे। रांची DC की ओर से जारी व्हाट्सएप नंबर पर 24 घंटे में 281 शिकायतें मिली। तेजी से किया जा समाधान। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने आज समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में बैठक कर व्हाट्सएप नंबर में प्राप्त शिकायतों के संबंध में जानकारी ली। जिला प्रशासन द्वारा कल जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर में 24 घंटे के अंदर ही 281 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। दर्ज की गई कुल 171 शिकायतों का निस्तारण तेजी से किया जा रहा है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने व्हाट्सएप नंबर पर रांची जिला के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से भी शिकायतें प्राप्त करने हेतु प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया। विधायक मथुरा महतो और सुरेश पासवान ने CM हेमंत सोरेन से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को काके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में विधायक मथुरा प्रसाद महतो, विधायक सुरेश पासवान ने मुलाकात कर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इससे पहले CM हेमंत से आज काके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सचिव मनीष रंजन, उद्योग निदेशक सुशांत गौरव, आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर अंजनी कुमार मिश्र, DIG रांची अनूप बिरथरे, उपायुक्त हजारीबाग नैन्सी सहाय, वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर किशोर कौशल एवं पुलिस अधीक्षक लोहरदगा हारिस बिंजमान ने शिष्टाचार मुलाकात की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ देवघर में आक्रोश रैली। भाजपा और हिंदू संगठनों ने जताया विरोध।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार की खबर को देखते हुए जहां पूरे देश में विरोध हो रहा है, वहीं देवघर में भी हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर देवघर में मंगलवार को क्लब ग्राउंड से लेकर समाहरणालय तक रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस रैली में शामिल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह पूर्व विधायक नारायण दास ने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वह निंदनीय है। वहीं हिंदू संगठन के नेता उमाकांत राय ने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, यह हम हिंदुओं के लिए शर्मनाक है। एक तरफ विश्व में जहां हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, वहीं बांग्लादेश जैसे देश में हिंदुओं के साथ हो रहा दुर्व्यवहार कहीं न कहीं सनातन धर्म पर सीधा खतरा है। इस रैली में बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में आए स्वामी गोपाल दास ने कहा कि एशिया महादेश में हिंदुओं की संख्या लगातार कम हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसके अलावा रैली में शामिल भाजपा के नेताओं और हिंदू संगठन के लोगों ने कहा कि एक तरफ झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसकर आदिवासियों की संख्या को कम कर रहे हैं, दूसरी ओर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के रूप में जो हिंदू रह रहे हैं, उन्हें भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में पूरे विश्व से हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी और सनातन धर्म पर यह सीधा प्रहार होगा। मनिया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में ट्रांसफर होंगे 2,500 रुपए, झामुमो की शुभकामनाएं। बाबूलाल मरांडी को नसीहत। मनिया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी है। दिसंबर माह की 11 तारीख को लाभुकों के खाते में 2,500 रु ट्रांसफर हो जाएंगे। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कमिटमेंट के मुताबिक हेमंत सरकार ने 2,500 रुपए प्रतिमाह देने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है। 11 दिसंबर को बैंक खातों में खटाखट पैसे गिरने लगेंगे। इस सूचना के साथ आदिम जनजाति पहाड़िया के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विशेष समिति बनाने के बाबूलाल मरांडी के सुझाव पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काउंटर सुझाव पेश किया है। झामुमो के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को मालूम होना चाहिए कि पूर्व सीएम शिबू सोरेन ने सबसे पहले झारखंड में आदिम जनजातियों की सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। इसका पालन हेमंत सरकार ने भी किया। अब चुनावी नतीजे आने के बाद बाबूलाल मरांडी को पहाड़िया समाज की चिंता सता रही है। उनको मगरमच्छ के आंसू निकालने के बजाय भाजपा शासित छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा में निवास करने वाली आदिम जनजातियों की स्थिति का अध्ययन करना चाहिए। झामुमो के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड की 33 जनजातियों में 9 जनजातियां आदिम जनजाति की श्रेणी में आती हैं। इनमें पहाड़िया जनजाति भी है। इनको चतरा और लातेहार के कुछ अंचलों में बैगा कहा जाता है। इसी तरह भाजपा शासित ओडिशा में 15, छत्तीसगढ़ में 12 और मध्य प्रदेश में 18 आदिम जनजातियां निवास करती हैं। लिहाजा सबसे धनी दल के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक होने के नाते बाबूलाल मरांडी को तीनों राज्यों का दौरा कर वहां की आदिम जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी स्थिति का अध्ययन करना चाहिए। सीएम के आदेश पर प्रशासन पहुंचा असुरा गांव। बेसहारा बच्चों की पढ़ाई और पोषण की व्यवस्था हुई सुनिश्चित। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश के बाद पश्चिमी सिंहभूम जिला के असुरा गांव के 5 बेसहारा बच्चों की शिक्षा, राशन, पोषण की व्यवस्था की गई है। साथ ही बच्चों की नानी के लिए पेंशन भी स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में पश्चिमी सिंहभूम के डीसी कुलदीप चौधरी को पीड़ित परिवार को सरकारी योजनाओं से जोड़ने और बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में पश्चिमी सिंहभूम के डीसी कुलदीप चौधरी ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने असुरा गांव जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। इस दौरान पता चला कि बच्चों का ना तो आधार कार्ड है और ना ही जन्म प्रमाण पत्र।
बुजुर्ग नानी को पूर्व में पेंशन मिलती थी जो किसी कारणवश बंद हो गई थी। पेंशन के कागजात भी कहीं खो गए थे। बीडीओ ने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र और आधार पंजीयन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि एक बच्चा 4 माह का है। उसका पालन पोषण उसकी चाची के द्वारा किया जा रहा है। उक्त परिवार को आंगनबाड़ी से मिलने वाले पोषक पूरक आहार उपलब्ध करवाने के लिए सहायिका को निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही 3 बच्चों का नामांकन स्थानीय विद्यालय में और एक बच्चे का नामांकन आंगनबाड़ी में करवाने की प्रक्रिया और सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने के लिए सभी प्रकार के कागजात को भी अद्यतन किया जा रहा है। महिला वकील की मौत के बाद धनबाद कोर्ट में पेन डाउन स्ट्राइक, न्यायिक कार्य से वकीलों ने खुद को रखा अलग। सोमवार को धनबाद कोर्ट की महिला वकील नेहा अग्रवाल की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसे लेकर कोर्ट के सभी वकील मंगलवार को एक दिन के लिए पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे। अधिवक्ता नेहा अग्रवाल की मौत के बाद कोर्ट के वकीलों में शोक की लहर है। महिला वकील की मौत से कोर्ट के सभी वकील मर्माहत हैं। अधिवक्ता मुकुल तिवारी ने बताया कि सोमवार को बेहद ही दुखद घटना घटी है। आज दिवंगत नेहा वर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए सभी अधिवक्ताओं ने खुद को न्यायिक कार्य से अलग रखा है। उन्होंने कहा कि वह एक कर्मठ महिला थी। हर दिन कोर्ट उनका आना रहता था। बहुत कम उनकी अनुपस्थिति रहती थी। वह काफी मिलनसार भी थी। लोगों के प्रति उनका व्यवहार काफी अच्छा था। लेकिन आज वह हमारे बीच नहीं रही। वह हम सभी को हमेशा याद आएंगी। कोर्ट में बाकी दिनों की अपेक्षा मंगलवार को काफी सन्नाटा देखने को मिला। अधिवक्ता मुकुल तिवारी ने कहा कि इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए सरकार, प्रशासन, सांसद और विधायक से गुजारिश करेंगे कि कम से कम आम लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि कोई भी हाईवा या लोडेड गाड़ी दिन में सड़क पर न चले, जिससे आम लोगों को भी राहत मिलेगी और इस तरह की घटनाओं से भी बचा जा सकता है। बताते चले कि सोमवार को झरिया कतरास मोड़ में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें अधिवक्ता नेहा अग्रवाल की मौत हो गई थी। नेहा धनबाद कोर्ट से काम काज करने के बाद अपने पति के साथ बाइक पर घर डिगवाडीह जा रही थी। कतरास मोड़ के समीप एक हाईवा ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें महिला के सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल है। गिरिडीह में अवैध हथियार के साथ 3 गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मुफ्फसिल थाना अंतर्गत पपरवा टांड स्थित रोड के किनारे गुमटी के बगल में बोरी भरे बालू में अवैध हथियार एवं गोली छुपाकर रखा हुआ है। सूचना का सत्यापन के क्रम में पपरवा टांड स्थित रोड के किनारे गुमटी के बगल में सीमेंट की बोरी भरे बालू में छुपाकर रखे 2 अवैध देशी कट्टा एवं 3 जिंदा गोली बरामद किया गया, जिसके आधार पर गिरिडीह मुफ्फसिल थाना में केस दर्ज किया गया। टीम द्वारा मामले के हरेक बिंदुओं पर गहराई से जांच करते हुए कुल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। अशोक दास, पिता श्यामलाल दास, ग्राम पपरवा टांड, थाना मुफ्फसिल, जिला गिरिडीह का विवाह एक लड़की से तय हुआ था। अभियुक्त जीतन कुमार दास, उम्र 24 वर्ष, पिता होरील दास, साकिन भूराही, पोस्ट बनियाडी, थाना मुफ्फसिल, जिला गिरिडीह अशोक दास की मंगेतर से शादी करना चाहता था। इसके लिए जीतन दास एक षड्यंत्र के तहत अशोक दास को जेल भेजकर उस लड़की से शादी करने के लिए 2 देशी कट्टा एवं 3 जिंदा गोली पपरवाटांड रोड के किनारे छिपाकर पुलिस को सूचना दिया। उसी सूचना के आधार पर अवैध हथियार तथा जिंदा गोली बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में जीतन कुमार दास द्वारा अवैध देशी कट्टा एवं जिंदा गोली डब्लू कुमार दास से 25,000 रुपए में खरीदने की बात बताया कि अवैध देशी कट्टा एवं जिंदा गोली मनोज चौधरी, पिता विजय मेहता, जो वर्तमान में बनियाडीह में ताड़ी बेचने का काम करता है, उसी से खरीदा है। तीनों अपराधमिकी अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार किया है।
अभियुक्तों के पास घटना में प्रयुक्त 3 मोबाइल को विधिवत जब्त किया गया है। नहीं हुआ आदेश का पालन, शिक्षा सचिव व माध्यमिक निदेशक का वेतन बंद। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने अल्पसंख्यक विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के अनुमोदन मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना। अदालत ने नाराजगी जताते हुए मौखिक रूप से कहा कि इस मामले में कई बार अवसर दिया गया, लेकिन एकल पीठ के आदेश का पालन नहीं किया गया। अदालत ने प्रतिवादियों की ओर से दायर आई याचिकाओं को खारिज कर दिया। साथ ही स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशक का वेतन अगले आदेश तक रोकने का निर्देश दिया। उक्त अधिकारियों का वेतन भुगतान अदालत के आदेश के बिना नहीं होगा। अगली सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक व रांची के जिला शिक्षा पदाधिकारी को सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 3 जनवरी 2025 को होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश का अब तक अनुपालन नहीं किया है। एकल पीठ ने प्रार्थी को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति का अनुमोदन करने का आदेश दिया था। वहीं राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है। अधिकारियों की ओर से सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थिति से छूट देने की प्रार्थना की गई थी, जिसे अदालत ने नहीं माना। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी श्री डोरंडा बालिका उच्च विद्यालय के सहायक शिक्षक दीपक कुमार ने अवमानना याचिका दायर की है। उन्होंने एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है। एकल पीठ ने सहायक शिक्षक पद पर उनकी नियुक्ति का अनुमोदन करने का आदेश दिया था। रिमूव ऑल फुल स्टॉप एट कॉमा। अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, आयुष्मान की सुविधा भी मिले। अधिवक्ता दिवस की पूर्व संध्या पर रांची जिला बार एसोसिएशन भवन में एक परिचर्चा। रांची भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर रांची जिला बार एसोसिएशन भवन में प्रभात खबर ने अधिवक्ताओं के साथ परिचर्चा की। इसमें अधिवक्ताओं ने अपनी सुरक्षा के लिए राज्य और देश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। अधिवक्ताओं ने कहा कि सबको न्याय और सुरक्षा दिलाने वाले खुद सुरक्षित नहीं हैं। किसी अपराधी का केस उसके पक्ष में नहीं आता है तो वे अधिवक्ता की गलती मानकर हमला कर देते हैं। अधिवक्ता कोर्ट परिसर में तो सुरक्षित हैं, लेकिन परिसर से निकलने पर हमेशा एक डर सताता रहता है। अभिनव मिश्रा ने कहा कि अधिवक्ताओं का जीवन संघर्ष व चुनौतियों से भरा है। उनके पास दीवानी व आपराधिक दोनों मामलों के क्लाइंट होते हैं। कई क्लाइंट हिंसात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। हर अधिवक्ता तो हर केस जीत नहीं सकता, क्योंकि हर गेम की तरह किसी एक ही टीम की जीत हो सकती है। उसी प्रकार कोर्ट में 2 पक्ष के अधिवक्ताओं में एक ही पक्ष की जीत होती है। यदि अधिवक्ता उनका केस हार जाता है तो हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग हमला कर देते हैं। इसलिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का लागू होना जरूरी है। रांची जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजय विद्रोही ने कहा कि वर्षों से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग उठती रही है, लेकिन अभी तक उसे लागू नहीं किया जा सका। इससे अधिवक्ताओं में असंतोष पैदा हो रहा है। समाज के हर तबके के 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों का आयुष्मान कार्ड बन रहा है, तो फिर अधिवक्ताओं का क्यों नहीं? अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बजट में भी प्रावधान होना चाहिए। प्रशिक्षु अधिवक्ताओं का स्टाइपेंड भी 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में किसानों से 6 लाख मीट्रिक टन धान की होगी खरीदारी। 15 से शुरू होगी प्रक्रिया। झारखंड सरकार इस बार वित्तीय वर्ष 2024 से 25 किसानों से 6 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी करेगी। धान खरीद की प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। इससे पहले कैबिनेट धान की खरीदारी के लिए 60 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे चुकी है।
इस बार खाद्य सुरक्षा योजना के लिए 2,30,000 मीट्रिक टन और सेंट्रल पुल के लिए 3,70,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की जाएगी। किसानों को धान बेचने के दौरान प्रति क्विंटल 2,400 से 2,420 रुपए दिए जाएंगे। सामान्य धान के लिए प्रति क्विंटल 2,400 रुपए और ग्रेड ए धान के लिए 2,420 रुपए मिलेंगे। इसमें प्रति क्विंटल 100 रुपए बोनस को भी जोड़ा गया है। बताते चले कि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 25,357 किसानों से 1,70,000 मीट्रिक टन धान की खरीदारी हुई थी। बाबूलाल मरांडी ने कहा, संवैधानिक संस्थाओं में खाली पदों के कारण आम जन को नहीं मिल पा रहा न्याय। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं में खाली पदों के कारण आम जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में जिक्र करते हुए लिखा है कि राज्य में लोकायुक्त, सूचना आयोग और मानवाधिकार आयोग जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में लंबे समय से पद खाली हैं, जिससे लोगों की अर्जियों पर सुनवाई नहीं हो रही। बाबूलाल ने लिखा है कि लोकायुक्त कार्यालय में 2000 से अधिक मामले लंबित हैं। पूर्व लोकायुक्त जस्टिस DN उपाध्याय का कार्यकाल जून 2021 में समाप्त हो गया और तब से यह पद खाली है। इसके कारण भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई ठप हो गई है। मानवाधिकार आयोग भी बंद। राज्य मानवाधिकार आयोग भी पूरी तरह से बंद है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए इस आयोग में पिछले लंबे समय से अध्यक्ष और सदस्य नहीं हैं, जिससे लोग मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में न्याय पाने से वंचित हो रहे हैं। राज्य महिला आयोग की स्थिति भी बेहद खराब है। महिलाओं की समस्याओं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए यह आयोग काम करता है, लेकिन अध्यक्ष और सदस्यों के अभाव में शिकायतों की सुनवाई नहीं हो रही। वहीं सूचना आयोग में भी पद खाली रहने के कारण प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता की कमी और सरकार की जवाबदेही कमजोर पड़ रही है। साथ ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्तियां समय पर करने की आवश्यकता पर बल दिया है, लेकिन झारखंड में अभी तक इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। बालूमाथ में अपराधियों ने कोयला ढुलाई में लगे 2 हाइवा फूंके, फायरिंग की। प्रखंड में अपराधियों का उत्पात जारी है। लेवी के लिए अपराधी लगातार कोयला ढुलाई में लगे वाहनों को निशाना बना रहे हैं। रविवार रात एक बार फिर अपराधियों ने बालूमाथ थाना क्षेत्र के मकैयांटाण गांव के समीप NH 99 पर 2 हाइवा को आग के हवाले कर दिया। दोनों वाहन जलकर पूरी तरह खाक हो गए हैं। वारदात की सूचना पाकर SDPO विनोद रवानी, इंस्पेक्टर परमानंद बिरुआ, थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। SDPO ने कहा कि छापामारी की जा रही है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का एकनाथ शिंदे पर तंज, कहा बीजेपी ने किया आपको यूज एंड थ्रो। कांग्रेस नेता डॉ इरफान अंसारी अपने बयानों को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में नजर आते हैं। इस बार जामताड़ा विधायक महाराष्ट्र की राजनीति में दिलचस्पी लेते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने महायुति नेता एकनाथ शिंदे को निशाना बनाया है। कांग्रेस विधायक ने एकनाथ शिंदे पर तंज करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट में इरफान ने लिखा है, आदरणीय एकनाथ शिंदे, आपने शिवसेना को तोड़ दिया और बेजान भाजपा को सहारा दिया, सरकार बनाई। अगर आपका साथ नहीं होता तो महाराष्ट्र में बीजेपी किसी जन्म में सरकार बना पाती। भाजपा के लोग मोदी जी की मन की बात सुनते हैं, लेकिन आपके मन की बात का कोई महत्व नहीं है। आपको भाजपा ने यूज एंड थ्रो किया है। वहीं अगर कांग्रेस 200 सीट लाती और आप 20 सीट भी तो भी कांग्रेस पार्टी आपको मुख्यमंत्री बनाती। यही अंतर भाजपा और कांग्रेस में है। शिंदे साहब, कृपया आप नीतीश कुमार की याद दिलाएं। नीतीश कुमार को बिहार में कम सीट लाने पर भी मुख्यमंत्री बनाया गया। खैर, यह तो आप सबका इंटरनल मामला है, बुरा ना माने। हाईकोर्ट ने पूछा,
वकीलों के लिए अनुदान स्वीकृत 9 करोड़ कब जारी किया जाएगा? राज्य भर के वकीलों को स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा कराने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को यह बताने को कहा कि झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति को 9 करोड़ रुपए का स्वीकृति अनुदान कब जारी किया जाएगा। अदालत अब इस मामले में 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। इस जनहित याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, झारखंड स्टेट बार काउंसिल और राज्य सरकार भी पक्षकार हैं। हाईकोर्ट के अधिवक्ता मोहम्मद शादाब ने याचिका दायर कर यह आग्रह किया है कि स्टाम्प ड्यूटी से मिलने वाले वेलफेयर फंड का उपयोग वकीलों को दिए जाने वाले पेंशन, डेथ क्लेम एवं स्टाइपेंड के अलावा बीमा कराने में किया जाए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।